जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान मलिक फ्रॉम ट्रू सोलर। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट है बीओक्यू के अंदर, और वो है स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि बीओक्यू का एक-एक एलिमेंट को सिग्निफिकेंटली देखना, अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत ही अहमियत रखता है वो, अगर आपने सोलर को एक बेहतरीन, एफिशिएंट, इफेक्टिव और लॉन्ग रन चलने वाला सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना है। तो क्योंकि जो सोलर पैनल्स की जो वारंटी होती है वो 30 इयर्स वारंटी है, उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। तो जिस स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पैनल्स माउंट होने हैं उसकी उतनी ही सिग्निफिकेंट है। वो स्ट्रक्चर भी आपका उतने सालों के लिए ही, यानी कि 25-30 ईयर्स उसकी लाइफ होनी चाहिए स्ट्रक्चर की, क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल आपने सोलर पैनल्स जो हैं उनकी वारंटीज और उन्होंने उस स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट रहना है। आज हम स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में कन्वर्सेशन करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि आपका स्ट्रक्चर किस डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जब आप भी कोई खास इंडस्ट्री है, खास तौर पे, या इवन एक रेजिडेंशियल कस्टमर है जो सोलर लगवाना चाह रहा है, तो जो जब आपने सोलर लगवाने का एक स्टेप ले लिया तो उसका वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स ये होता है कि जो आपका ईपीसी पार्टनर है वो एक थोरो सर्वे कंडक्ट करता है आपकी साइट का। और जब वो सर्वे कंडक्ट होता है उसमें मेजरमेंट्स ली जाती हैं रूफ की, उसमें रूफ की में आपकी डायरेक्शंस देखी जाती हैं कि आपने, क्योंकि जनरली जो आइडियल डायरेक्शन होती है वो साउथ फेसिंग होती है 180 डिग्रीज के ऊपर, और उसके मुताबिक फिर ये देखा जाता है कि स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पैनल्स को माउंट करना है वो किस तरह का होना चाहिए। वो डिफरेंट तरह के इसमें स्ट्रक्चर्स हैं सोलर में यूटिलाइज होते हैं। एक जिसको हम आम जबान में बोलते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें L2s और L3s आ जाते हैं। उसमें वो स्टैंड्स होते हैं, वो प्री फैब्रिकेटेड स्टैंड्स आते हैं, और उसके ऊपर आप नट बोल्ट्स वगैरह माउंट करके उसमें 2 या 3 पैनल्स एक स्टैंड के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है एलिवेटेड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप एच बीम, गार्डर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोहे के मटेरियल को यूटिलाइज करके आप वो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करते हैं, वेल्डर्स बनाते हैं, वेल्ड करके उसको बनाते हैं। और उसके अंदर जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जनरली उसके अंदर आपको ज्यादा चीजों को देखने की जरूरत होती है। थर्ड आ जाता है ग्राउंड स्ट्रक्चर्स, जो कि बड़े सिस्टम्स लगते हैं, मेगावाट प्लस जनरली, वो फिर जमीन के ऊपर लग रहे होते हैं। उसके अंदर आपकी जमीन पे भी आपका जो जनरली इसका डिजाइन होता है वो L2 L3 शेप का होता है, बट वो ग्राउंड पे सिविल वर्क की फाउंडेशन या बीम्स रख के उस पर ड्रिल करके वो स्ट्रक्चर लगता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है जो बहुत इस टाइम पे पॉपुलर है और बहुत से लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो है कारपोर्ट स्ट्रक्चर। कारपोर्ट स्ट्रक्चर में ये होता है कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका डिजाइन ऐसा होता है कि आप उसके नीचे अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रिसेंटली ट्रू सोलर ने कुछ कारपोर्ट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ये बहुत, इससे आपकी स्पेस की यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है कारपोर्ट स्ट्रक्चर्स की वजह से। और देन लास्टली इसमें आ जाता है जो कि ट्रू सोलर इसमें पायनियर है। पाकिस्तान में सबसे पहला जो हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया था वो फ्रंट फकाट के ऊपर, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर शीशों की जगह फ्रंट के ऊपर आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। उसकी भी कुछ पिक्चर्स आप ये पीछे देख सकते हैं। तो ये अनदर वे ऑफ स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर्स जो लास्ट टू मैंने आपको बताए हैं, कारपोर्ट और फ्रंट फकाट के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनका बेनिफिट ये होता है कि ये आपकी स्पेस की जो यूटिलाइजेशन है वो आपकी बहुत अच्छे तरीके के साथ हो जाती है। आप उसी स्पेस के अंदर सोलर्स को यूज कर, सोलर पैनल्स लगाकर आप दो पर्पस हल कर लेते हैं। एक आपका प्राइमरी पर्पस, जो अगर कार पार्क है तो कार शेड बन जाता है, आपको एक स्पेस मिल जाती है गाड़ियों को पार्क करने की। जो अगर आपने शीशा लगाना है फ्रंट फकाट पे तो आप पैनल्स लगा लेते हैं, तो आपके दोनों पर्पस हल हो जाते हैं और आपको पावर जनरेशन भी मिलना शुरू हो जाती है। अब जो नेक्स्ट चीज स्ट्रक्चर्स के अंदर आ जाती है वो ये आती है कि स्ट्रक्चर के अंदर मटीरियल क्या है वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जनरली हमारे दो तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं, एक एल्यूमिनियम का यूज होता है और एक GI का होता है। एल्यूमिनियम जनरली प्रेफर्ड होता है क्योंकि एल्यूमिनियम रस्ट फ्री होता है, लाइट वेट होता है, और उसमें एल्यूमिनियम में जो आपको चीज देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि उसकी थिकनेस क्या है, एल्यूमिनियम की कितने mm की वो आप उसमें शीट यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम की। और अगर आप GI में जाते हैं तो वो ये देखना होता है हॉट डिप स्ट्रक्चर है, उसकी गेज क्या है। जनरली इट शुड बी 14 गेज, उसमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, प्योर 14 गेज होना चाहिए। अगर हम लोग एलिवेटेड स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर या कारपोर्ट स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके अंदर जो मटीरियल आपको यूज करना चाहिए वो एच बीम होना चाहिए, क्योंकि जनरली इसमें लोग पाइप्स भी यूज होती हैं, एच बीम भी यूज होता है, एंगल भी यूज होता है, चैनल भी यूज होता है। तो जनरली जो रिकमेंडेड होता है कि आप गार्डर यूज करें और गार्डर के ऊपर आप सी चैनल जो है वो गैल्वेनाइज्ड यूज करें। अब उसमें अनदर चीज आ जाती है कि डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट कि आप उसको अगर आपको उसको
मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्ट्रक्चर को हॉट डिप करवा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप हॉट डिप करवाएंगे तो उसमें एक एडिशनल जो है ना वो कॉस्ट का एलिमेंट आता है। अगर आप हॉट डिप नहीं भी करवाना चाह रहे स्ट्रक्चर को तो एटलीस्ट इतना जरूर इंश्योर करें अगर आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर है कि वो उस पर रेड ऑक्साइड पेंट हो रहा है और रेड ऑक्साइड पेंट के बाद उसके ऊपर जो है ना डिफरेंट लेयर्स ऑफ पेंट्स आप करवा रहे हैं ताकि वो एक लॉन्ग रन रस्ट फ्री एलिमेंट उसमें रहे। उसके बाद जो हमारा ये फ्रंट फाकार्ड्स वगैरह पर स्ट्रक्चर लगता है उसमें भी जनरली आपके एल्यूमिनियम की फाउंडेशन यूज होती हैं जिसके ऊपर आपके पैनल्स जो हैं वो माउंट होते हैं। इसी तरीके से ग्राउंड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ग्राउंड स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको जो मेजर एलिमेंट आता है वो कंक्रीट का आ जाता है कि बीम वर्क कैसा है, क्योंकि आपने फाउंडेशन स्ट्रांग बनानी है जमीन के ऊपर और उसके ऊपर पे वो डिपेंड करता है कि आप क्या मटेरियल यूटिलाइज कर रहे हैं। आप L2 का GE का मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, जो आप चैनल भी यूज कर सकते हैं और वो डिपेंड करता है कि आप उसको पेंट की तरफ लेके जा रहे हैं कि आप उसको हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन करवाना चाह रहे हैं। तो ये आपके डिपेंडिंग अपॉन के एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के हैं। तो ये स्ट्रक्चर को आपने मटेरियल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो देखना इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि उसके अंदर जो बोल्टिंग यूज हो रही है वो आपके SS के बोल्ट्स यूज होने चाहिए, क्योंकि बोल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कई दफा आपने देखा होगा अक्सर होता है कि हवा चली पैनल उड़ गए प्रॉब्लम होगी, वो जनरली उसी सूरत में होता है कि जो बोल्ट्स हैं वो आपके खराब हो जाते हैं। स्ट्रक्चर खड़ा रहता है लेकिन जो बोल्ट्स हैं वो आपके खराब हो जाते हैं और उसकी वजह से वो लूजन अप होते हैं विद टाइम और आपका पैनल जो है वो उड़ जाता है, डैमेज हो जाता है। तो SS के बोल्ट्स यूज करें जिसके अंदर ये होता है। और जब आप बोल्ट्स यूज करें तो डबल वॉशल्स यूज करें, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो जब हवा चलती है तो बोल्ट जो है वो आपका स्क्रू जो है वो आपका रोटेट करता है। जब वो रोटेट करेगा अगर उसको रोटेशन मिलेगी तो वो लूज हो जाएगा। जब वो लूज होगा तो पैनल का निकलने का, तो पैनल का उड़ने का जो चांस है वो भर जाता है। उसकी रोटेशन को रोकने के लिए या उसको घूमने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी वॉशल से वो लॉक हो जाए। उससे ये है कि आप ऊपर भी वॉशल लगवाएं स्ट्रक्चर जहाँ पे बोल्ट कर रहे हैं पैनल को, और ऊपर नीचे दोनों साइड पे वॉशल्स जो हैं वो आपके SS की बोल्ट हुई हो बोल्ट के साथ। तो उससे ये है कि वो आपका जो स्क्रू है वो लॉक कर देता है पैनल को और फिर पैनल आपका सिक्योर्ड रहता है। इसमें अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो चीज आपको देखनी चाहिए, अक्सर हम लोग देखते हैं बहुत से लोग ये करते हैं कि वो पैनल्स में सुराख कर देते हैं। वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि पैनल्स के अंदर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर की तरफ से सुराख आए होते हैं, होल्स बने होते हैं जहाँ पे आपने बोल्टिंग करनी है। उसकी वजह यह है कि मैन्युफैक्चरर ने इसको टेस्ट किया होता है सर्टन विंड फैक्टर्स के अगेंस्ट पैनल को। आपने कई दफा देखा होगा कई दफा पैनल फट जाता है और उसकी रीजन यही होती है कि वो आपने सुराख उसको बीच में करके स्ट्रक्चर के मुताबिक कर दिए। तो वो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। बेहतर यह है कि आप स्ट्रक्चर बनाएं, पैनल्स के मुताबिक स्ट्रक्चर बनाएं और जहां पे मैन्युफैक्चरर्स ने आपको प्लेसेस दिए हैं बोल्ट करने की, आप वहां पे ही पैनल्स की बोल्टिंग करवाएं, ताकि उससे आपकी जो स्ट्रेंथ फैक्टर है पैनल्स का वो विद टाइम भर जाता है। उसके अलावा अनदर एलिमेंट जब अपने BOQ में स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उसमें स्ट्रक्चर के डिजाइन के अंदर ये चीज चेक करें कि आपको क्लीनिंग की स्पेस मिल रही है, क्योंकि सोलर पैनल्स की जो क्लीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते पैनल्स को तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो अराउंड 20-30% ड्रॉप हो सकती है। तो वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट लॉस बन जाता है, खासतौर पे बड़े सिस्टम्स के अंदर। तो आपको ये बड़ा जरूरी है जब आप स्ट्रक्चर बन रहे हैं, आप उसमें स्पेसेस होनी चाहिए, आप प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी जो टीम है वो आराम से चढ़ के वो उसको वॉश करके क्लीन कर सके। इसके अंदर नेक्स्ट चीज आ जाती है फिर स्ट्रक्चर के अंदर, वो ये आ जाता है कि जब आपने अपने BOQ में देखना है तो उसमें ये देखें कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो टेस्ट हो चुका हो। इसमें सैप रिपोर्ट्स होती हैं स्ट्रक्चर की, खास तौर पे जैसे कि हम ट्रू सोलर जब हम लोग कमर्शियल जो बड़ी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं हम उसको सैप रिपोर्ट्स रन करते हैं। सैप रिपोर्ट के ऊपर आप एक सर्टेन विंड फैक्टर पे रिकमेंडेड है एटलीस्ट स्ट्रक्चर जो है 140 km/h की विंड जो हो वो विदहेल्ड कर सके, और वो आप सैप रिपोर्ट पे उसको रन करते हैं, रिपोर्ट देखते हैं कि जो विंड फैक्टर है उसके अगेंस्ट आपका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज्ड है। अगर आप लाहौर के अंदर जब पाकिस्तान में सोसाइटीज देखें, जरा DHA हो गया, बहरिया टाउन हो गया, जो भी लीडिंग सोसाइटीज हैं वो वहां पर जब आप सोलर लगवाते हैं तो वो अब हर कंज्यूमर से एक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं। और जैसे कि ट्रू सोलर अल्हम्दुलिल्लाह इज अप्रूव्ड बाय ऑल द लीडिंग सोसाइटीज इन पाकिस्तान। तो उसकी यही वजह होती है कि जब भी हम सोलर लगाते हैं तो हम अपने हर कस्टमर को एक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि हमारा एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर इंजीनियर है जो कि उसको स्ट्रक्चर को डिजाइन को देख के वेट करके उसकी बेसिस के ऊपर वो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करता है। तो ये काइंडली जब आप सोलर लगवा रहे हैं अपने BOQ में ये बिल्कुल इंश्योर करें कि जो आपका EPC पार्टनर है वो आपको उसका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वंस अगेन जो आपके पूरे सिस्टम के अंदर जो सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट है आपकी वो सोलर पैनल्स की है। दैट कैन अकाउंट टू 60 to 70%, और वो जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बेस करती है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आप बिल्कुल भी अपने स्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि लोग जो है जब
कंपैरिजन कर रहे होते हैं कोटेशंस का, तो पैनल्स का और इन्वर्टर्स का तो देख लेते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स और इलेक्ट्रिकल्स जो चीजें हैं इनको चीजों को वो अंडरस्टैंड नहीं करते और इसकी वजह से फिर वो लॉन्ग रन में उनको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीजें एज अ सिस्टम एक एक कंपोनेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है उसको उसकी लॉन्ग रन वर्किंग और एफिशिएंसी के लिए। अगर आपकी कोई भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस हो तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।